So, dear students, now we will discuss regarding the what we have discussed as of now. We have discussed regarding the basic meanings of abortion, different etiological factors of abortion, and we discussed a very important point, that is the types of abortion. Under the types of abortion, I told you that there are two basic types. One is the spontaneous abortion. One is the spontaneous abortion and the another one is the induced abortion. So दो बेसिक हमारे पास टाइप हो गए, एक तो था स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, एक था इंड्यूस्ड अबॉर्शन. इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया? अबाउट द इंड्यूस्ड अबॉर्शन वी हैव डिस्कस दैट देयर आर सेवरल टाइप्स लाइक थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, सेप्टिक अबॉर्शन, उसके बाद में मिस्ड अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन. तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे. अब हमारे लिए एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसके बारे में हमने अभी कोई डिस्कशन नहीं किया. वी हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग इंड्यूस्ड अबॉर्शन. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी इंड्यूस्ड अबॉर्शन. गाइस, इंड्यूस्ड अबॉर्शन को यहां पर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. द वन दैट इज द लीगल अबॉर्शन एंड अनदर वन इज द इल्लीगल अबॉर्शन. लीगल एंड इलीगल अबॉर्शन. लीगल अबॉर्शन में क्या होगा? लीगल अबॉर्शन इज नथिंग बट इट इज दी एमटीपी. सो लीगल अबॉर्शन का मतलब मैंने क्या बताया? इट इज दी एमटीपी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमटीपी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. So the medical termination of pregnancy is called MTP. हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर MTP के बारे में. फाइन. सो गाइज, इंड्यूस्ड अबॉर्शन को मैंने कितने टाइप्स में डिवाइड किया? वन इज द लीगल एंड द अनदर वन इज द इलीगल. इलीगल अबॉर्शन मीन्स व्हाट? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ओवर हियर. इलीगल अबॉर्शन का क्या मतलब होता है वो मैं बता रहा हूं. एनी अबॉर्शन विच इज परफॉर्म्ड any abortion which is performed unethically, any abortion which is performed, कोई भी abortion that is performed unethically, मतलब अगेंस्ट द लॉ. जो एथिकली मतलब जिसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई परमिशन नहीं दे रखी है. सो आई मेंशन अनएथिकली एंड एट अनरिकॉग्नाइज्ड प्लेस. सो उस अबॉर्शन को हम क्या कहेंगे? इलीगल अबॉर्शन कहेंगे. मतलब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में ऐसे अबॉर्शन की कोई परमिशन नहीं है, ऐसे अबॉर्शन को अगर सपोज कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर परफॉर्म करता है जिसके लिए परमिशन नहीं है, वो अनएथिकल है और अनरिकॉग्नाइज्ड प्लेस पे कर रहे हैं, वो सारे अबॉर्शंस क्या कहलाते हैं? इलीगल अबॉर्शंस कहलाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द इलीगल अबॉर्शंस दे कैन लीड टू, दे हैव ए चांसेस टू सेप्टिक अबॉर्शन. उसमें किसका रिस्क रहता है? सेप्टिक अबॉर्शन का रिस्क हमेशा रहता है. ऑलराइट गाइस, तो ये था किसके बारे में? इलीगल अबॉर्शन के बारे में. अब हम बात करते हैं लीगल अबॉर्शन के बारे में कि अबॉर्शन से रिलेटेड क्या लीगलिटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, भारतीय संविधान में क्या क्या चीजों को परमिशन दी गई है, अबॉर्शन में क्या क्या काम हो सकते हैं. चलिए उसके बारे में हमें यहां पर डिस्कशन करना है. अबॉर्शन एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बट टू बी फ्रैंक इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ऑब्स्टेट्रिक्स. काफी बार अलग अलग एम्स के एग्जाम में इनके बारे में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. समटाइम दे विल आस्क अबाउट दी टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस. लाइक ये एक आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एग्जाम में देगा कि ये एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है और इस केस के अंदर ये कौन से टाइप का अबॉर्शन है. या फिर डॉक्टर पूछ सकते हैं, लेकिन एग्जाम दे में आस्क यू अबाउट दी MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पूछ सकते हैं. उसकी जो अलग अलग मेथड्स हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं आपको. या समटाइम एक इजी सा क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा अबॉर्शन इनमें से मोस्ट कॉमन है, किस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है. सो लाइक दीज क्वेश्चंस दे में आस्क यू द क्वेश्चन अबाउट वायबिलिटी, कि वायबिलिटी क्या चीज है, कितने वीक पे वायबिलिटी होती है, इसको वायबिलिटी क्यों कहते हैं.
ऑलराइट, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। अब बात करते हैं लीगल अबॉर्शन या एमटीपी के बारे में। देखिए मैंने अबॉर्शन के टाइप्स आपको क्या बताए थे अभी, स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड अबॉर्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन, क्या मतलब होता है उस इंड्यूस्ड अबॉर्शन का? इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या था? इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब व्हेन द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन इज इंड्यूस्ड बाय द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स, मतलब किसी डॉक्टर के द्वारा उसको इंड्यूस किया गया है, या आपने बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन को स्टार्ट किया है, कैसे? आर्टिफिशियली, बाय गिविंग द ड्रग्स और बाय द सर्जिकल मेथड्स। मतलब वहां पर नेचुरली ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, या जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था वो नेचुरली एक्सपेल्ड आउट नहीं हो रहा था। यू हैव इंड्यूस्ड, आपने कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा उस अबॉर्शन की प्रोसेस को स्टार्ट किया, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। Alright guys, so you have initiated the process of abortion, that's why you have called it as a induced abortion. Now let's see that उस induced abortion का एक जो important type था लीगल अबॉर्शन, हम इसके बारे में बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है एमटीपी। एमटीपी के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब चलिए थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये हमारे भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक बेसिकली एक्ट है, एमटीपी एक्ट 1971। एमटीपी एक्ट 1971 क्या एक्ट है ये, इसके बारे में सुनिए। देखिए मैं आपको एक चीज पहले अभी क्लियर कर देता हूं, 1971 से पहले, 1971 से पहले भारत में अबॉर्शन से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस थी, क्या लीगल रूल्स थे? 1971 से पहले, 1971 से पहले इंडिया में अबॉर्शन लीगलाइज नहीं था, मतलब अबॉर्शन की परमिशन नहीं थी। देयर वाज नो परमिशन ऑफ अबॉर्शन बिफोर 1971। अगर कोई भी फीमेल अबॉर्शन करवाती है या कोई डॉक्टर अगर अबॉर्शन करता है तो उसको कानूनी प्रावधान के तहत अकॉर्डिंग टू द लीगल लॉज ही वाज डेफिनेटली he has to go for a prisoner, like he has to go for some sort of punishment। तो मतलब कहने का एक सीधा सिंपल स्ट्रेट पॉइंट यही है कि 1971 से पहले इंडिया में अबॉर्शन वैलिड नहीं था, मतलब कोई भी फीमेल चाहे कुछ भी हो जाए अबॉर्शन नहीं करवा सकती थी। ऑलराइट, तो बाद में क्या हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गई कि बहुत सारे जो मोर्टिलिटी रेट थी, फीमेल मोर्टिलिटी रेट वो भी बढ़ रही थी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट उसका भी सेंसस बढ़ रहा था। सो व्हाट हैपेंड, एज पर द गाइडलाइंस या एज पर द सजेशन बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिड, भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया कि कुछ ऐसी सिचुएशन, देयर आर सम सिचुएशंस जहां पर अबॉर्शन करना पड़ सकता है या अबॉर्शन सपोज टू बी परफॉर्म्ड। जैसे सपोज कीजिए कोई फीटस है, उसको बहुत सारी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो बेबी बाहर आएगा भी तो उसको बहुत सारे जैसे इश्यूज होंगे, मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल इश्यूज, तो मतलब उसको प्रॉब्लम होगी। तो वहां पर हमें क्या करना होगा? इन दैट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, हमें अबॉर्शन करवाना ही चाहिए। सो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द एक्ट विच इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये भारत के पार्लियामेंट के द्वारा अगस्त 1971 में पास किया गया था, भारत के पार्लियामेंट के द्वारा अगस्त 1971 में पास किया गया, एंड इन अप्रैल 1972 MTP Act was implemented। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। 1971 में एक्ट पास हुआ था, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, और 1972 अप्रैल 1972 में एज ए लॉ, एज ए MTP एक्ट इट वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में ये लॉ लागू हो गया था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि MTP एक्ट रिवाइज कब हुआ था, तो MTP एक्ट रिवाइज
इन 1975। 1975 में इस एक्ट को दोबारा से रिवाइज किया गया। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातें थी किससे रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। एक तो ये एक्ट आया क्यों कि 1971 के बाद में, मतलब 1971 में ये जरूरत पड़ी कि रियल में अगर हमें मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, या द फीमेल हु इज रियली एलिजिबल, जिसको रियल में जरूरत है अबॉर्शन की, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए एक स्पेशल कुछ क्राइटेरियाज बना दिए कि ये कुछ स्पेशल ऑपरेशन हैं, ये 10 क्राइटेरिया हैं, यही 10 फीमेल्स अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो उन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना पड़ा। सो बेस्ड ऑन दैट दे वर स्टार्टेड टू वर्कआउट, उस चीज को वर्कआउट में उन्होंने स्टार्ट किया। 1971 के अगस्त मंथ में उन्होंने इस एमटीपी एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया, एंड इन 1972 अप्रैल दे हैव जस्ट इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री। और 1975 में कुछ छोटे मोटे चेंजेस और किए गए, किसके अंदर, इस एमटीपी एक्ट के अंदर, ताकि मैंने उसमें वर्ड मेंशन किया, एक्ट वाज रिवाइज्ड, एक्ट रिवाइज्ड इन 1975। अब चलिए बात करते हैं कि इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में है क्या चीजें, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स इट हैज मेंशन्ड। अब एमटीपी है क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या चीज है। सो एमटीपी मीन्स इट इज दी सेफ, हाइजीनिक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज दी सेफ, हाइजीनिक, एथिकल, सेफ, हाइजीनिक, एथिकल, termination of pregnancy, ethical termination of pregnancy by a registered medical practitioner, by a registered medical practitioner। तो जो एक डॉक्टर है जो कि रजिस्टर्ड है, जिसके पास एक्सपीरियंस है अबॉर्शन करवाने का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाने का, एमटीपी करवाने का, तो ऐसे डॉक्टर के द्वारा सेफ मतलब एकदम से सुरक्षित है, वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस, या सेफ एंड हाइजीनिक मतलब आप आराम से करवा सकते हो, इन्फेक्शन के चांसेस वहां पर नहीं होंगे, ये बहुत ही मिनिमम चांसेस। एंड एथिकल भी है, एथिकल का मतलब परमिटेड है गवर्नमेंट के द्वारा कि यस इट इज रियली एलिजिबल फॉर द अबॉर्शन, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो उनके पास एमटीपी करवाने का भी अलग से एक रजिस्टर्ड लाइसेंस होता है डॉक्टर के पास, सर्जन के पास, वही ऑब्स्टेट्रिशियन इस एमटीपी को कर सकता है। सो गाइस दैट इज अबाउट द बेसिक मीनिंग ऑफ एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि एमटीपी कहां कर सकते हैं, वेयर वी कैन परफॉर्म दी एमटीपी। क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन था वेयर टू परफॉर्म एमटीपी। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन था कि एमटीपी हम कहां कर सकते हैं। इट कैन बी परफॉर्म्ड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, दीज आर द रजिस्टर्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, या एनी प्राइवेट हॉस्पिटल recognized by the any private hospital which is recognized by the government authorities, लाइक आप सीएमओ बोल सकते हो, चीफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो चीफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने इनको लाइसेंस दे रखा है, उन्होंने वहां पर उस अथॉरिटीज को परमिशन दे रखी है कि आप एमटीपी कर सकते हो। तो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं एमटीपी, अदरवाइज सीएचसी कम्युनिटी लेवल के ऊपर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है उसके ऊपर कर सकते हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर एमटीपी को परफॉर्म किया जा सकता है। तो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस वेयर द एमटीपी कैन बी
परफॉर्म्ड। ये ऐसी जगह है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको अथॉरिटी मिली हुई है, परमिशन मिली हुई है। कौन दे सकता है परमिशन? चीफ मेडिकल ऑफिसर दे सकता है। ऑलराइट, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ऊपर वेयर द मेडिकल प्रैक्टिशनर इज अवेलेबल, ऐसा सीएचसी जहां पर डॉक्टर अवेलेबल है, डेफिनेटली होता है सीएचसी के ऊपर, सो दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन परफॉर्म दी एमटीपी। नाउ एमटीपी के लिए अब अगला क्वेश्चन हमारा, तो कहां कर सकते हैं वो हमने क्लियर किया एमटीपी को। अब अगला मेरा पॉइंट है कि एमटीपी को हु कैन परफॉर्म, वेयर टू परफॉर्म, कहां करेंगे वो मैंने बताया आपको। हु कैन परफॉर्म एमटीपी, तो कौन कर सकता है एमटीपी को? डेफिनेटली मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा। ए मेडिकल practitioner who have assisted at least 25 cases of MTP। एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब कोई भी डॉक्टर जिसने एटलीस्ट 25 केस को, 25 केसेस ऑफ एमटीपी को क्या किया है, असिस्ट किया है, मतलब अपने सीनियर को असिस्ट करवाया है। कितने दिन के लिए? एटलीस्ट 25 केस में उसने असिस्ट करवाया है। और एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैव 6 months diploma, any medical practitioners who have at least a 6 month diploma for the performance of MTP। तो मतलब कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको who have at least 6 months household diploma, आपने एसआर या जेआर का नाम सुना होगा, जो राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। तो कोई भी एसआर, सीनियर रेजिडेंट या जूनियर रेजिडेंट जिसने एटलीस्ट 6 मंथ तक अपना एक डिप्लोमा कोर्स लाइक डीएनबी जैसा ऐसा कोई कोर्स किया है और उसको एक्सपीरियंस है किस चीज का, एमटीपी परफॉर्म करने का, तो ऐसे डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दे कैन परफॉर्म दी एमटीपी। तो ये हमारी गाइडलाइंस हो गई कि जिसने एटलीस्ट 25 केस में असिस्ट करवाया है एमटीपी को, या कोई डॉक्टर जिसके पास एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ का हाउस होल्ड एमटीपी परफॉर्म करने का डिप्लोमा हो, दोज पीपल कैन परफॉर्म दी एमटीपी। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। सो हु कैन परफॉर्म द एमटीपी। नाउ next is the yes, deadline for MTP। मतलब MTP आप कब तक कर सकते हो? लास्ट एट व्हाट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, एट व्हाट वीक ऑफ प्रेगनेंसी यू कैन परफॉर्म द MTP, दैट इज द 20 वीक, अप टू 20 वीक, 20 वीक तक हम परफॉर्म कर सकते हैं किस चीज को, एमटीपी को। मतलब डॉक्टर जो है वो परमिशन दे सकता है कितने वीक तक की प्रेगनेंसी को, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 20 वीक तक परमिशन दे सकता है किस चीज के लिए, एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए। ऑलराइट, ये हमारी डेडलाइन हो गई। इन स्पेशल केसेस बहुत ही कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनके अंदर बेसिकली एमटीपी का जो परमिशन है इट हैज गिवन अप टू 24 वीक। मतलब कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एमटीपी को परफॉर्म करने की परमिशन 24 वीक तक भी इंडियन पेनल कोड के द्वारा दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि
लाइक जैसे सपोज देयर वाज ए केस इन द गुजरात, देयर वाज एक ऐसा केस मैंने मुंबई में भी पढ़ा, लाइक आई हैव गॉन थ्रू दिस डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, मैंने देखा है उनके बारे में कि कुछ स्पेशल केस थे जहां पर या तो टीनेजर जो फीमेल मदर थी, बहुत ही छोटी एज थी, कोई रेप विक्टिम था, या कुछ स्पेशल केसेस थे जिनमें एमटीपी मतलब इंड्यूस्ड अबॉर्शन की परमिशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट हो या सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट हो, उसने 24 वीक तक भी परमिशन दिया है। जनरली वैसे अगर मैं एथिकली अगर नॉर्मल रूटीन बात करूं तो जनरली एमटीपी का जो परमिशन होता है वो कितने वीक तक मिलता है? 20 वीक तक। तो आपको मेनली यही याद रखना है, कितने वीक तक? 20 वीक तक। अप टू 20 वीक दे हैव गिवन दी परमिशन। चलिए ये हमारा डेडलाइन हो गया किस चीज के लिए? दिस इज द डेडलाइन फॉर एमटीपी। नेक्स्ट वन, नाउ द एग्जैक्टली लाइक अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कंसेंट फॉर एमटीपी, कि क्या एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए कंसेंट का रिक्वायरमेंट होता है? यस, डेफिनेटली डॉक्टर्स नीड द कंसेंट, दे नीड द कंसेंट टू परफॉर्म द एमटीपी बिकॉज इट्स ए इन्वेजिव प्रोसीजर ऑल्सो, so in that case it required the consent. So consent MTP Act में, according to the MTP Act, who can give the consent? Female whose age is more than 18 years, जो फीमेल पेशेंट है जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है, she can give the self consent. She can give the self consent. कोई भी फीमेल जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है वो अपनी खुद की कंसेंट दे सकते हैं, मतलब she can sign herself that like she is ready for the abortion. So self consent is enough if the age is more than 18 year of age. तो 18 साल से ऊपर की एज में, और 18 year of age में भी if she is married, if she is married, तो उस केस में क्या होगा? अगर वो मैरिड है, डेफिनेटली she have a husband, so husband can give the consent. Husband can give the consent for the MTP. ऐसा हो सकता है जैसे 18 साल की ज्यादा एज हो, she is married, 18 years of age से ज्यादा हो गया, she is married, वो मैरिड भी है, हस्बैंड एग्री नहीं है एमटीपी के लिए, बट द फीमेल इज रेडी फॉर द एमटीपी, तो उस केस में हस्बैंड की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर फीमेल जिसका खुद का अबॉर्शन होना है या एमटीपी करना है, उसका कंसेंट काफी होता है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर लाइक फीमेल इज शी इज नॉट फिट टू गिव द कंसेंट, उस केस में हस्बैंड का कंसेंट भी काफी होता है। तो मेन कुल मिला के मेरा पॉइंट है ये बोलने का कि 18 साल से ऊपर की एज में अगर फीमेल जिसका एमटीपी होना है, इफ शी इज रेडी टू साइन, हर कंसेंट इज इनफ, उसका खुद का साइन ही काफी होता है। देयर इज नो नीड ऑफ एनीबॉडीज साइन, किसी की भी सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। हाँ, इफ शी इज मैरिड एंड शी इज नॉट एबल टू परफॉर्म द सिग्नेचर, अगर वो कंसेंट देने के लायक मेडिकल लाइक सिचुएशन में नहीं है, तो उस केस में हस्बैंड भी कंसेंट दे सकता है। दैट्स इट। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। इफ द फीमेल इज लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, अगर फीमेल का एज कितने से कम है, इफ द फीमेल एज इज लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, देन लीगल गार्जियन कंसेंट इज रिक्वायर्ड। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इफ द फीमेल एज इज लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, मान लीजिए टीन एजर मदर है, रेप का कोई छोटा बच्चा विक्टिम है, तो उस केसेस में किसका कंसेंट की जरूरत होगा? लीगल गार्जियन कंसेंट इज रिक्वायर्ड। लीगल गार्जियन का मतलब यहां पर क्या है? लीगल गार्जियन का मतलब है यहां पर जो फीमेल बेबी है या जो फीमेल पेशेंट है, उसके मदर या फादर, मतलब उसका ब्लड रिलेटिव, मदर या फादर, वो लीगल गार्जियन माने जाते हैं। कई बार क्या होता है कि लाइक ऑर्फन बेबी है, ऑर्फन फीमेल पेशेंट है, लाइक अनाथ जिसको हम कह सकते हैं, तो अनाथ के कंडीशन के अंदर, ऑर्फन की कंडीशन में क्या होगा? वहां पे कोर्ट जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल अथॉरिटीज होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि इसका लीगल गार्जियन कौन है।
हो सकता है उस अनाथ आश्रम का या उस पेशेंट का जो केयर टेकर है, वो केयर टेकर उसका लीगल गार्जियन हो सकता है। मतलब कोई भी जिसको कोर्ट डिसाइड करता है कि इसकी कंसेंट देने के लिए कौन, विच अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल, सो दैट इज कॉल्ड लीगल गार्जियन। ओके, मतलब कानूनी रूप से कौन एलिजिबल है, कानूनी रूप से कौन एलिजिबल है किस चीज के लिए, कंसेंट देने के लिए। ये चीजें कब लागू होती हैं, अगर फीमेल का एज कितने से कम हो, 18 साल से कम हो, इफ शी इज लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, दैट्स इट। तो ये हो गया रिगार्डिंग दी कंसेंट ऑफ द एमटीपी। बट डेफिनेटली कंसेंट इज रिक्वायर्ड, कंसेंट बहुत जरूरी होता है, विदाउट कंसेंट एमटीपी शुड नॉट बी परफॉर्म्ड। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया। मतलब क्या क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन केसेस के अंदर एमटीपी अलाउड है, मतलब कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, कंडीशंस वेयर एमटीपी इज अलाउड, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। चलिए अब उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब अगर हॉस्पिटल में कोई भी फीमेल पेशेंट गया, एनी प्रेग्नेंट फीमेल हु हैज विजिटेड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर वो हस्बैंड या वाइफ या अलोन, केवल पेशेंट इटसेल्फ अगर रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब अबॉर्शन करवाना है या एमटीपी करवाना है, तो वहां पर डॉक्टर पहले ये चीज फिक्सअप करेगा, गाइडलाइंस को देखेगा कि ये पेशेंट है, इसकी क्या कंप्लेन है और क्या हमारे क्राइटेरिया में वो फिट है। इफ शी इज एलिजिबल देन ओनली दे विल गिव द परमिशन फॉर दी एमटीपी। हाँ, एक और चीज यहां पर क्राइटेरिया से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं कि अगर सपोज ये क्राइटेरिया से अलग है हमारा पॉइंट, इफ एमटीपी इज परफॉर्म, if MTP has to perform before if MTP medical termination of pregnancy has to be performed before 12 week of pregnancy, कितने वीक से पहले, 12 वीक से पहले, 12 week of pregnancy, then one medical practitioner opinion is enough या sufficient। मतलब अगर एमटीपी कब कर रहे हैं, 12 वीक से पहले कर रहे हैं, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब एक जो डॉक्टर था, मतलब जिस लाइसेंसरी डॉक्टर है जिसके पास परमिशन है एमटीपी करने की, उस एक डॉक्टर का ओपिनियन काफी है। मतलब उस डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी एमटीपी करना है, 12 वीक से पहले उसने डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया, तो उस एक डॉक्टर का ओपिनियन ही सफिशियंट होता है। सो वन मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन इज सफिशियंट इफ द एमटीपी इज परफॉर्म्ड कितने वीक से पहले, 12 वीक से पहले। If more than 12 week of MTP, if more than 12 week of MTP, अगर एमटीपी को परफॉर्म करने का जो टाइम है, मान लीजिए डॉक्टर को अबॉर्शन करना है कितने वीक पे, 14 वीक पे, मतलब 12 वीक के बाद में कभी भी, 12 से 20 वीक में कभी भी, तो उस केस में क्या हुआ, अब फीमेल को 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी से ज्यादा टाइम हो गया। कितने टाइम का होगा प्रेगनेंसी, 3 महीने से ज्यादा का प्रेगनेंसी हो गया। तो उस केस में अब यहां पर एक सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन सफिशिएंट नहीं होगा। मतलब अकेला एक डॉक्टर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वहां पर एमटीपी करना है या नहीं करना है। सो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन इज, कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए होगा, यहां पर 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। तो कितने का जरूरत होगा, यहां पर 2 डॉक्टर अपनी ओपिनियन देंगे, अपने एग्रीमेंट देंगे कि भाई हाँ इस पेशेंट को एलिजिबल है, ये पेशेंट, इसका एमटीपी हम कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि उस पेशेंट का हॉस्पिटल में जब एमटीपी करेंगे तो वहां 2 डॉक्टर होने चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है।
पेशेंट ने गया, ओपीडी के अंदर गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला ठीक है हम आपका एमटीपी कर सकते हैं, बट आपका प्रेगनेंसी जो है वो 3 महीने से ऊपर का हो गया है, मतलब 12 वीक से ऊपर का हो गया है, तो आप एक काम कीजिए, ये एक और डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, आप इनका भी ओपिनियन लेकर आइए, लीगल ओपिनियन इनके डॉक्यूमेंट करवा के आइए, इनकी सिग्नेचर लेके आइए। तो अगर वो डॉक्टर भी एग्री हो जाता है कि हाँ एमटीपी कर सकते हैं, तो वो एक जो सिंगल डॉक्टर था, कोई सभी तक फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक भी डॉक्टर उस एमटीपी को कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर या किसी भी पेशेंट को दवाई लिखने में हर बार दोनों डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। नो, 1 डॉक्टर इज सफिशिएंट। बट ओपिनियन कितने का चाहिए होगा? 2 ओपिनियन। द 2 ओपिनियंस आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। परफॉर्म कोई एक भी कर सकता है, डिपेंड अपॉन देयर विश। चलिए, तो ये था कि बेसिकली एमटीपी करने के लिए कौन से कितने वीक की प्रेगनेंसी तक कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन चाहिए। 12 वीक से पहले एक सिंगल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन काफी होता है, अगर 12 वीक के बाद का ड्यूरेशन है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन रिक्वायर्ड होता है। तो गाइज, हमने अभी तक यहां पर डिस्कस किया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में, कब आया, कैसे रिवाइज हुआ, उसके बाद में क्या रिक्वायरमेंट पड़ा, क्या जरूरत पड़ी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने की इंडिया के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया कि एमटीपी का मीनिंग क्या होता है, कि व्हाट इज एमटीपी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि एमटीपी को हम कर कहां सकते हैं, कौन से हॉस्पिटल में हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि कौन डॉक्टर जो होता है, कौन सा डॉक्टर जो है वो एलिजिबल है किस चीज को करने के लिए, एमटीपी को करने के लिए। तो हु इज एलिजिबल टू परफॉर्म एमटीपी, ये हमने डिस्कस किया। देन वी डिस्कस दैट like which type of consent is required for MTP, सेल्फ कंसेंट या लीगल गार्जियन का कंसेंट कब कब रिक्वायरमेंट होता है। तो कंसेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया। कंसेंट के बाद में हमने ये डिस्कशन किया कि एमटीपी अगर 12 वीक से पहले करना है तो कितने डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, 12 वीक के बाद में करना है तो कितने डॉक्टर के ओपिनियन का रिक्वायरमेंट होगा। ये सब कुछ बेसिक चीजें हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग दी एमटीपी। अब चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं यहां पर क्राइटेरिया टू परफॉर्म दी एमटीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या केसेस होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं। चलिए अब हम उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, लाइक वी कैन से, सबसे पहला पॉइंट या इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज highly risky for mother और बेबी, मतलब फीटस की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर प्रेगनेंसी को हम यहां कंटिन्यू करते हैं तो ये हाईली रिस्की होगा। किसके लिए? या तो मदर के लिए, मां के लिए, या उसके बेबी के लिए, मतलब फीटस के लिए। तो उस कंडीशन में बोला गया है कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज चैलेंजिंग, हाईली रिस्की फॉर आइदर मदर और दी बेबी। तो ये कंडीशंस कैसे हो सकती है? हाउ कैन यू से दैट इट इज हाईली रिस्की? हाईली रिस्की का मतलब ये होता है इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम if the mother is suffering from viral infections, कौन से वायरल इंफेक्शंस? लाइक मीजल्स, लाइक मीजल्स के अलावा आप क्या कह सकते हो, HIV, मीजल्स, HIV, हेपेटाइटिस, मीजल्स, HIV, हेपेटाइटिस, और भी कोई बहुत सारे अलग अलग वायरल इंफेक्शंस होते हैं, लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो अगर मदर को सपोज ऐसे कोई सीवियर वायरल इंफेक्शंस हैं, कब? बिफोर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर किसी भी मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी सीवियर वायरल इंफेक्शन होता है
तो क्या चांसेस होंगे? सो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी अगर ऐसे वायरल इन्फेक्शन अगर मदर को है, सीवियर वायरल इन्फेक्शन, सो व्हाट विल हैपन? रिस्क ऑफ मेजर congenital disease to fetus will increase around 15%। कि यहां पर यह बोलने का मतलब है कि इतने सीवियर अगर वायरल इन्फेक्शन मदर को हैं तो उसके बेबी को, उसके फीटस को आने वाले टाइम में जो कंजेनाइटल, सीरियस कंजेनाइटल, मेजर कंजेनाइटल डिजीज, मान लीजिए कार्डियक डैमेज, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ, कार्डियक हार्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे मेजर कंजेनाइटल डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितने परसेंटेज तक? 15% तक। 15% बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब अगर 100 फीमेल्स जिनको चिकन पॉक्स हुआ है प्रेगनेंसी में, उन 100 में से 15 फीमेल को डेफिनेटली उनके बच्चों को क्या होगी? कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होंगी। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो टू प्रिवेंट दैट रिस्क टू द फीटस, कि फीटस को इतनी बड़ी रिस्क हम क्यों दे रहे हैं, बेटर टू गो फॉर दी एमटीपी। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कि मेजर वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में, अगर वो भी कब होते हैं? मेनली 3 मंथ से पहले, प्रेगनेंसी के 3 महीने से पहले होते हैं, तो वहां पर एक ही ऑप्शन बेस्ट होता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कि 3 महीने से के ड्यूरेशन में, पहले 3 महीने में कैसी क्या प्रॉब्लम होती है? गाइस, जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे रिस्की ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एम्ब्रियो या जो फीटस है उसके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। एक वर्ड आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, तो ऑर्गन्स बनते हैं। प्लेसेंटोजेनेसिस, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो बेबी के ऑर्गन्स का बनना, प्लेसेंटा का बनना, ये सारा काम कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अप टू 3 मंथ, प्रेगनेंसी के 3 महीने तक ये सब कुछ होता है। अगर उसी दौरान इतने बड़े बड़े वायरल इन्फेक्शन उस फीटस के पास, मदर से ब्लड के थ्रू फीटस में चले गए, तो फीटस में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, उसके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। दैट्स इट। ये हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। तो मैंने क्या लिखा? इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हाईली रिस्की फॉर मदर और बेबी। अब बेबी में क्या रिस्की है? बेबी हैव सीरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट, मतलब मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम किसको है यहां पर? बेबी को। मदर वाज हेल्दी, सब कुछ ठीक था, बट प्रेगनेंसी में जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड में देखा कि बेबी इज हैविंग सीरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट। सीरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ट्राइसोमीज अगर प्रेजेंट हैं, या मान लीजिए सपोज वहां पर बेबी के अंदर हार्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, फेशियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? दे हैज टू गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही होगा। चलिए, ये हमारा पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ। ओके, व्हाट इज द सेकेंड क्राइटेरिया? सेकेंड क्राइटेरिया में आप रख सकते हो रेप विक्टिम, सो लाइक रेप विक्टिम आप किसे कहोगे? ऑल राइट, सो एनी फीमेल who has gone through this unethical, unprofessional, like humanitarian against the humanity. She has gone through a very crucial stage of her life. Such females, if they get pregnant, then definitely even the court will allow, even the Supreme Court has allowed even 24 week के एक टीनेजर मदर को भी अलाउ किया था, किसके लिए? अबॉर्शन के लिए। तो कोई भी फीमेल like she has gone through this trauma, then she has to go for the abortion, allowed to go for the abortion. नेक्स्ट वन, रेप विक्टिम के अलावा नेक्स्ट कौन से पेशेंट होंगे? लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं अगले क्राइटेरिया में, फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फेल्योर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स,
like the females, the couples which they were using some sort of contraceptive and unfortunately वो contraceptive जो है वो failed हो गया, either they you are using the barrier method, oral pills or whatever it is, जो उन्होंने किस अश्योरिटी के साथ में, उन्होंने अश्योरिटी ये था उनके दिमाग में कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे तो द फीमेल विल नॉट गेट कंसीव्ड या फीमेल विल नॉट बी कंसीव्ड, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो कॉन्ट्रासेप्टिव है, इट वाज फेल्ड एंड शी इज रियली कंसीव्ड। तो उस कंसीव की वजह से वो उसने जो कंसीव किया है उस वजह से क्या होगा, शी मे हैव मेंटल स्ट्रेस, like the couples they are not ready, actually they were not ready for any kind of family planning, उसके लिए रेडी नहीं थे और by the time she got pregnant so definitely she will have some sort of mental stress। तो उस केस में वो डॉक्टर के पास जाके जा सकती है, डॉक्टर इसको एक्चुअल सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगी, शी इज एलिजिबल फॉर द अबॉर्शन एमटीपी, सो फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट वन, वेरी पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मीन्स फीमेल का जो बेसिकली जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही पुअर है, हर फिनेंशियल कंडीशन ऑफ हर फैमिली इज वेरी वेरी पुअर, कि अगर उनके बेबी भी होता है तो उसको वो बियर लाइक उसके एक्सपेंडिचर्स को बियर नहीं कर पाएंगे, उसके लाइवलीहुड को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर वो बेबी सर्वाइव भी होता है, अगर वो प्रेगनेंसी एंड भी होती है तो आने वाले टाइम में बेबी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, बेबी की डेथ हो सकती है, मतलब बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो उस केसेस के अंदर उस वेरी पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर द फीमेल कैन गो फॉर द अबॉर्शन। नेक्स्ट वन, yes, next is the serious psychological disorder to the female। अगर फीमेल को बहुत ही सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं लाइक पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया, और ऐसा अगर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, बड़ा डिसऑर्डर है, तो उस केस में दैट फीमेल इज एलिजिबल, that female is after the psychiatrist opinion or medical practitioner opinion, she is eligible to go for the MTP, medical termination of pregnancy। So guys, till now we have discussed regarding the different criteria of MTP, medical termination of pregnancies। हमने यहाँ पर पढ़ा कि if the continuation of pregnancy is highly risky for mother or baby, जैसे मदर को सपोज कीजिए मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, कोई सीरियस डिसऑर्डर्स हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स में है, अगर उन प्रेगनेंसी को अगर कंटिन्यू भी करोगे तो फीटस में उसका साइड इफेक्ट आएगा। क्या होगा, फीटस में हैव कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स लाइक एब्सेंस ऑफ हार्ट या पुअर हार्ट डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, अदर वाइटल ऑर्गन्स डेवलपमेंट, तो वो बेबी वैसे भी सर्वाइव नहीं रह पाएगा। इन दैट सिचुएशन शी कैन गो फॉर द अबॉर्शन। नेक्स्ट वन, एनी रेप विक्टिम, रेप विक्टिम के अलावा एनी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक contraceptives has been failed and that contraceptives failure की वजह से जो प्रेगनेंसी है, that pregnancy is causing the some serious mental stress to the family, so they can go for the abortion। मतलब फैमिली अभी रेडी नहीं था प्रेगनेंसी के लिए, by the time contraceptive ने अपना काम नहीं किया and the situation has happened। very poor socio economic background of the female, so उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना like for the family हेल्थ और फॉर द फीमेल हेल्थ इट इज डेंजरस, तो इस सिचुएशन में वहां पर अबॉर्शन कर सकते हैं। द लास्ट वन इज सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर टू द फीमेल। ओके, अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एमटीपी। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एमटीपी की, एमटीपी की क्या क्या अलग अलग मेथड्स होती हैं। सो लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एमटीपी। एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड बाय द मेडिकल मेथड एज वेल एज एमटीपी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड बाय द सर्जिकल मेथड। तो दोनों मेथड्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। लेट्स डिस्कस नाउ।
देखिए मेडिकल मेथड्स का मतलब हम यहां पर क्या यूज करेंगे, हेयर वी विल यूज दी ड्रग्स, ओके। सर्जिकल मेथड्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, आपने नाम सुना होगा डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, आपने नाम सुना होगा सक्शन इवाक्यूएशन, आपने नाम सुना होगा MVA, डेफिनेटली लाइक रूरल एरियाज में, सब अर्बन एरियाज में, लेस डेवलप्ड एरियाज जहां पर होते हैं, बहुत ही कॉमन लोकल एरिया में यूज करते हैं MVA मेथड को भी। MVA मेथड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। सो क्या क्या मेथड्स मैंने बताई, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, सर्विक्स को डायलेट करना, फिर ओवम फोर्सेप्स से उसको क्लीन करना, या सक्शन इवाक्यूएशन, या मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। ऑलराइट, ये कुछ मेथड्स हैं सर्जिकल मेथड्स के अंदर फॉलो होती हैं। एंड वन इज दी मेडिकल मेथड्स, मेडिकल मेथड्स में क्या यूज होंगी, ड्रग्स का यूज होगा। चलिए अब हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। गाइस मेडिकल मेथड्स में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, अबाउट द मेडिकल मेथड्स, द ड्रग्स लाइक mifepristone, the drug like mifepristone plus misoprostol, that is the PGE1. misoprostol is what, it is the PGE1। तो mifepristone plus misoprostol ये कॉम्बो हो सकता है, या फिर मिसोप्रोस्टोल प्लस मेथोट्रैक्सेट हो सकता है, मिसोप्रोस्टोल या मेथोट्रैक्सेट हो सकता है, ओके, या फिर मिसोप्रोस्टोल प्लस टेमोक्सिफेन, ये कॉम्बो हो सकता है। So these four drugs generally used। इसके अलावा मेडिकल मेथड्स के अंदर एक और यूज हो सकते हैं लाइक डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, इसका एग्जांपल है 15 मिथाइल PG F2 अल्फा, 15 मिथाइल PG F2 अल्फा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इट इज जनरली नोन एज कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट का साइड इफेक्ट क्या होता है, डायरिया। अगर आप कार्बोप्रोस्ट किसी पेशेंट को देते हो, कार्बोप्रोस्ट कैन कोज डायरिया, मतलब लूज मोशंस कार्बोप्रोस्ट करवा सकता है। ओके गाइस, तो हमने ये डिफरेंट ड्रग्स के बारे में डिस्कशन किया। आई विल कम वन बाय वन, मैं सबके बारे में डिस्कशन दोबारा करूंगा। तो ये हमारी मेडिकल मेथड्स हैं। तो मेडिकल मेथड्स में मेफिप्रिस्टोन है, मेफिप्रिस्टोन या मिसोप्रोस्टोल को एक कॉम्बो भी यूज कर सकते हो, या मिसोप्रोस्टोल को आप मेथोट्रैक्सेट या टेमोक्सिफेन के साथ भी दे सकते हो। अदरवाइज सिंगल अलोन, केवल और केवल आप यूज कर सकते हो कार्बोप्रोस्ट को। कार्बोप्रोस्ट क्या है, इसके अंदर सॉल्ट होगा 15 मिथाइल PGF2 अल्फा, दैट इज दी कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट का साइड इफेक्ट क्या होता है, लूज मोशन और डायरिया। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज दी डायरिया। ऑलराइट, अबाउट द सर्जिकल मेथड्स, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, सक्शन इवाक्यूएशन, या रूरल एरियाज में, सब अर्बन एरियाज में बहुत फेमस मेथड है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। चलिए अब एक सबसे पहले आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बता देता हूं। लाइक इफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन अप टू, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अप टू 7 वीक, अगर प्रेगनेंसी का टोटल ड्यूरेशन कितने वीक तक है, अभी तक 7 वीक तक है, मेडिकल मेथड
इज बेस्ट फॉर एमटीपी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जो मेडिकल मेथड्स हैं वो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। मेडिकल मेथड्स में मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट दी मीजोप्रोस्टोल मेफिप्रिस्टोन कॉम्बो। मतलब मैं मेफिप्रिस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल उस कॉम्बो की बात कर रहा हूं। वो सबसे बेस्ट होता है एमटीपी में। कितने वीक तक की प्रेगनेंसी में? अप टू 7 वीक तक की प्रेगनेंसी के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, between 8 to 12 week of pregnancy। अगर प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 8 से 12 वीक के बीच में है, द बेस्ट मेथड इज फॉर एमटीपी इज सक्शन इवाक्यूएशन। The best method for MTP is the suction evacuation. But suction evacuation max 8 से 12 वीक तक है। The suction evacuation can be performed up to 15 weeks। मतलब हम इसको 15 वीक तक भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कोई फीमेल है एंड शी केम टू द हॉस्पिटल एडमिटेड विद 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, द मेडिकल प्रैक्टिशनर हैज प्लान्ड फॉर द अबॉर्शन मतलब MTP, which method he will follow? Obviously suction evacuation, he will go for the suction evacuation। so 3 months का मतलब कितने वीक हो गए? 12 वीक हो गए। so definitely he will go for the suction evacuation। a female who came to the hospital with the complaint of failure of the contraceptive and she is willing to go for MTP मतलब medical termination of pregnancy, she has just came with the 7 week of gestation या 6 week of gestation, doctor will think for which kind of MTP, which method of MTP? Medical method। See, the doctor will definitely plan for misoprostol, the doctor will plan for the misoprostol या mifepristone plus misoprostol combo, that's it। चलिए, तो वीक के बारे में फोकस करना कि कौन सी मेथड हम कब यूज कर रहे हैं। यूजुअली सक्शन इवाक्यूएशन 8 से 12 वीक तक बेस्ट होता है, बट इट कैन बी परफॉर्म्ड अप टू 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सक्शन इवाक्यूएशन कैन बी परफॉर्म्ड अप टू 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। वैसे जनरली मैंने यहां पर 7 वीक तक लिखा, देन 8 to 12 वीक लिखा। आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कि अगर आप 12 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है उसके बाद आप क्या करोगे? सो आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी देन देयर इज ए प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज बेस्ट फॉर MTP। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको सबसे बेस्ट माना गया है कितने वीक के बाद में? आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब 15 वीक तक हम यूज कर सकते हैं सक्शन इवाक्यूएशन को, देयर इज नो हाल्ट इन दैट, बट स्टिल फिर भी 12 वीक के बाद में MTP में हमें यूज करना चाहिए। क्या चीज? प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बताया गया है। कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन का मैं जिक्र कर रहा हूं? द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन? द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन इज द कार्बोप्रोस्ट। इट इज द कार्बोप्रोस्ट। सबसे मजबूत वाला, सबसे हाईली इफेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन दैट इज द कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट में क्या आता है? अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया था 15 मिथाइल PGF2 अल्फा, कार्बोप्रोस्ट। चलिए अब हम बात करेंगे कि कार्बोप्रोस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, कार्बोप्रोस्ट लेट MTP के अंदर यूज हो रहा है, मतलब 12 वीक के बाद में या 12 से 15 वीक के बाद में यूज हो रहा है। कार्बोप्रोस्ट स्ट्रॉन्ग प्रोस्टाग्लैंडिन है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोस्टाग्लैंडिन। इसको यूज करने के लिए ये है कि 250 माइक्रोग्राम डोज IM, 250 माइक्रोग्राम कार्बोप्रोस्ट IM, रिपीट इन 3 to 4 आवर्स। मतलब आप उसको रिपीट कर सकते हो कितनी देर बाद में? एवरी 3 to 4 आवर्स में आप इसको रिपीट कर सकते हो। कैन बी रिपीटेड इन एवरी 3 to 4 आवर्स। सो दैट इज द डोज ऑफ कार्बोप्रोस्ट। मैक्सिमम डोज कितने दे सकते हो यहां पर?
मैक्सिमम 10 डोजेज, मैक्सिमम ऑफ 10 डोजेज। मतलब कार्बोप्रोस जो है वो बेसिकली लाइक यू कैन गिव इन एवरी 3 to 4 आवर्स। 250 माइक्रोग्राम का IM इंजेक्शन देना होता है और आपको इसको मैक्सिमम 10 डोज तक रिपीट कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कार्बोप्रोस्ट का क्या साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया था, द साइड इफेक्ट ऑफ कार्बोप्रोस्ट इज द डायरिया। व्हाट इज दैट? डायरिया। ऑलराइट गाइस, तो ये था रिगार्डिंग द यूज ऑफ कार्बोप्रोस्ट 15 मिथाइल PGF2 अल्फा। गाइस, कार्बोप्रोस्ट जनरली नेचुरली मदर की बॉडी में कहां से सीक्रेट होता है? कार्बोप्रोस्ट इज बेसिकली इन एज ए नेचुरल कार्बोप्रोस्ट की अगर मैं बात करूं, इट इज सीक्रेटेड बाय द मायोमेट्रियम, यूट्राइन मायोमेट्रियम। यूट्रस की जो मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम, वो रिलीज करती है, वो प्रोड्यूस करती है, सिंथेसाइज करती है किस चीज को? कार्बोप्रोस्ट को। दैट इज दी 15 मिथाइल PGF2 अल्फा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन में इसका नाम आता है। अगला पॉइंट, ये कार्बोप्रोस्ट क्या काम करेगा? ये यूट्रस की मायोमेट्रियम के अंदर से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ऑल द कंसेप्चुअल प्रोडक्ट विल बी एक्सपेल्ड आउट। फाइन, चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं हमारी उन ड्रग्स के बारे में जो हमारी मेडिकल मेथड थी, जिसको हम अप टू 7 वीक तक यूज कर रहे थे। ओके, सबसे पहले ये मीजोप्रोस्टोल क्या है? व्हाट इज दिस मीजोप्रोस्टोल? मीजोप्रोस्टोल इज प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? PGE1। मोस्ट वाइडली यूज प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा है? मीजोप्रोस्टोल। मोस्ट वाइडली प्रोस्टाग्लैंडिन इन ऑब्स्टेट्रिक्स, दैट इज दी मीजोप्रोस्टोल। क्या है ये? प्रोस्टाग्लैंडिन 1, PGE1। ऑलराइट, सो मीजोप्रोस्टोल तो ये हो गया। व्हाट इज द मेफिप्रिस्टोन? मेफिप्रिस्टोन क्या है? व्हाट इज दिस मेफिप्रिस्टोन कंटेन्स? मेफिप्रिस्टोन इज ए प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी कि मेफिप्रिस्टोन जो होता है वो एक प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है बॉडी के अंदर, उस प्रोजेस्टेरोन का एंटागोनिस्ट होता है, उसका एंटी हार्मोन होता है। इट्स ए प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अब मेफिप्रिस्टोन प्लस मीजोप्रोस्टोल कॉम्बो को आप कैसे यूज करोगे? तो इसके लिए ऑन डे 1 मैं इस कॉम्बो को यूज करने का तरीका बता रहा हूं, क्या मेथड यूज होती है। ऑन डे 1 मेफिप्रिस्टोल 200 mg ओरल। आपने क्या काम किया? ऑन डे 1 मेफिप्रिस्टोन 200 mg ओरल दिया, देन यू हैव डिस्चार्ज, सेंट हर होम, यू हैव सेंट हर दी होम, उसको घर भेज दिया आपने पेशेंट को, OPD बेसिस पे दिया बेसिकली। नाउ ऑन डे 3, किसकी बात कर रहा हूं? डे 3 की बात कर रहा हूं। ऑन डे 3 मीजोप्रोस्टोल। डे 3 पे आप क्या यूज करोगे? डे 3 यू विल यूज दी मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल को कैसे, कितना, क्या यूज करोगे? ऑन डे 3 दैट इज द मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल को यूज करने का तरीका, आप इसको ओरल टेबलेट दे सकते हो, यू कैन गिव सबलिंगुअल, और यू कैन यूज ट्रांसवेजाइनली, मतलब वेजाइनल सपोसिटरी के रूप में यूज कर सकते हैं हम मीजोप्रोस्टोल को। हम सबलिंगुअल टेबलेट दे सकते हैं मीजोप्रोस्टोल का, या वी कैन गिव एज ए ओरल सप्लीमेंट। तो दीज आर द 3 डिफरेंट वेज, पाथवेज थ्रू दैट वी कैन यूज दी मीजोप्रोस्टोल। ये हमारे 3 अलग अलग तरीके हो गए। अब ये जो मीजोप्रोस्टोल टेबलेट आपने यूज किया प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1, ये कब यूज किया? ऑन डे 3, ऑन डे 3 ऑफ MTP। डोज कितना यूज करेंगे? एक चीज याद रखना, मीजोप्रोस्टोल हाईली सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? इफ इट इज गिवन ट्रांसवेजाइनली, बिकॉज इसका लोकलाइज इफेक्ट आएगा वहीं पर। ओके, ओरली सबसे कम इफेक्टिव होता है, इट टेक्स टाइम टू एक्ट।
एंड अब्जॉर्प्शन भी कम होता है। नाउ ऑन डे 3 मीजोप्रोस्टोल का क्या डोज दोगे? द डोज विल बी 200 माइक्रोग्राम, या यूजुअली इट इज गिवन एज ए 2 टेबलेट, सो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं वी कैन गिव 400 माइक्रोग्राम। हाउ मच वी कैन गिव? 400 माइक्रोग्राम। ईच टेबलेट कंटेन्स 200 माइक्रोग्राम, so we can use the 2 tablets. All right, so now what happens? आपने 400 माइक्रोग्राम दिया, what happens? You can tell the female that like morning में आपने ये tablets दिया, आपने वेजाइनल एरिया में प्लेस किया, like to the lateral fornix। कहाँ पर प्लेस करोगे आप? वेजाइना में अगर आपको रखना है टेबलेट को तो कहाँ पर एडवाइस करोगे? To the lateral fornix of vagina. She has to keep the tablet at the lateral fornix of vagina. ऑल राइट, नाउ क्या 400 माइक्रोग्राम इसका एंड डोज है? नो, द फीमेल कैन गो फॉर मैक्सिमम ऑफ 800 माइक्रोग्राम डोज। मतलब टोटल आप मैक्सिमम कितनी टेबलेट दे सकते हो? 4 टेबलेट। द फीमेल कैन यूज मैक्सिमम ऑफ हाउ मच? मैक्सिमम ऑफ 4 tablet. Each tablet contains 200 micrograms, so maximum you can give 4 tablets. All right, now misoprostol क्या करेगा? misoprostol will cause the contraction. misoprostol क्या करवाएगा? misoprostol will leads to the uterine contractions, and contractions will lead to expulsion of product, conceptual product. There would be bleeding, plus the female may have lower abdominal pain because of the strong uterine contractions. Definitely she will have the pain, she will have pain, she will have bleeding, and bleeding के साथ साथ क्या होगा? the conceptual product will be expelled out. तो गाइज अबॉर्शन की प्रोसेस, जैसे आपने मीजोप्रोस्टोल दिया, सॉरी आपने पहले मेफिप्रिस्टोन डे 1 पे दिया, डे 3 पे आपने दिया मीजोप्रोस्टोल, तो इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन कब स्टार्ट होगा? इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि अबॉर्शन की जो प्रोसेस है, मतलब फीमेल को ब्लीडिंग कब शुरू होगा, ये प्रोडक्ट एक्सपल्सन कब से शुरू होगा? इट टेक्स 14 to 20 आवर्स। मतलब जब आपने सपोज कीजिए मॉर्निंग में 9 o'clock, मॉर्निंग ऑन डे 3 9 o'clock अगर आपने मीजोप्रोस्टोल फीमेल को दिया है, तो 9 बजे के बाद में अगले 14 to 20 आवर्स के अंदर अंदर प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन विल बी इनिशिएटेड। वो स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। किस चीज के लिए? प्रोडक्ट के एक्सपल्सन से या ब्लीडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नाउ ये चीज हमने समझ ली। तो पेशेंट आपसे क्वेश्चन करेगा कि सर प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा या ब्लीडिंग कब से शुरू होगी? आप कह सकते हो 14 से 20 घंटे के टाइम के अंदर। क्लियर नाउ? सो क्या मीजोप्रोस्टोल की कुछ बाउंडेशंस होती हैं, कोई लिमिटेशंस होती हैं? कौन से पेशेंट्स में हम इसको नहीं दे सकते? व्हाट आर द डिफरेंट पेशेंट्स विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर मीजोप्रोस्टोल? किस कंडीशन में हम नहीं दे सकते? तो देखिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लाइक क्रोनिक रीनल फेल्योर, liver failure, heart failure, hypertensive patient, chronic renal failure patients, hypertensive patients, heart failure patients, chronic adrenal failure, even this also very important, chronic adrenal failure या severe obesity. These are the few of contraindication of misoprostol. ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं किस चीज के? दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर द यूज ऑफ मिजोप्रोस्टोल की ऐसी सिचुएशन में हम मिजोप्रोस्टोल यूज नहीं कर सकते। लाइक पेशेंट्स जिसके अंदर लाइक वाइटल ऑर्गन्स फेल्योर है, स्पेशली लाइक क्रोनिक रिनल फेल्योर, लंग फेल्योर, लिवर फेल्योर, सीवियर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या सीवियर ओबेज पेशेंट्स, इन दोज कंडीशंस या एड्रेनल फेल्योर, इन दोज सिचुएशंस द मिजोप्रोस्टोल इज रियली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड।
नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिसोप्रोस्टोल यूज? अगर आप मिसोप्रोस्टोल पेशेंट यूज करेगा तो पेशेंट को क्या इश्यूज हो सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट ऑफ द मिसोप्रोस्टोल? तो मिसोप्रोस्टोल क्या करवा सकता है एज ए साइड इफेक्ट? इट कैन कॉज सीवियर ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग आप कह सकते हो. इट कैन कॉज सीवियर पेन. It can cause vomiting. It can cause palpitation. Severe vomiting, palpitation. ये कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं किस चीज के? रिगार्डिंग दी यूज ऑफ मिसोप्रोस्टोल. तो गाइज हमने पहले डे 1 पे यूज क्या किया था? डे 1 पे हमने यूज किया था मेफिप्रिस्टोन. मेफिप्रिस्टोन क्या था? वो एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग था. तो जैसे ही आपने मेफिप्रिस्टोन दिया, मेफिप्रिस्टोन ने जो प्रोजेस्टेरोन का एक्शन था या बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन काम कर रहा था फीमेल की बॉडी में, उसको उसने क्या कर दिया? बाइंड अप कर दिया या इनहिबिट कर दिया. तो जैसे ही फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है, वो नॉन वायबल प्रेगनेंसी हो जाती है. व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द कंडीशंस ऑफ लाइक प्रेगनेंसी? एक वर्ड आता है वायबल या नॉन वायबल प्रेगनेंसी. इफ progesterone level is more than 25 nanogram, if progesterone level is more than 25 nanogram per ml, it is called as viable pregnancy. It is called as viable pregnancy. 25 नैनोग्राम से ऊपर एटलीस्ट लेवल होना चाहिए. किस चीज का? प्रोजेस्टेरोन का लेवल होना चाहिए. अगर आप पेशेंट को मेफिप्रिस्टोन देते हो, कब दे रहे हो? डे 1 पे दे रहे हो. तो यही मेफिप्रिस्टोन इट विल बाइंड विद द प्रोजेस्टेरोन मॉलिक्यूल्स एंड स्टार्ट टू डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. सो व्हाट हैपेंस? बाय द डे 3 level of progesterone will go down below 25 nanogram and slowly it will become non viable pregnancy. जो conceptual product था उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई. ऑल राइट. नॉन वायबल प्रेगनेंसी जनरली कहते हैं लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml. When the progesterone level goes less than 5 nanogram per ml, it is completely known as a non-viable pregnancy. Non-viable pregnancy मतलब वो pregnancy आप continue नहीं रह सकती. Okay, that's all about the usage of mifepristone plus misoprostol. Alright guys, ये हमारी एक combo method थी. Basically like this method can be used. Best method होती है pregnancy के अंदर MTP के लिए, अबॉर्शन को इंड्यूस करवाने के लिए. इट इज बेस्ट टू यूज अप टू 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. जनरली द इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन बेसिकली जो प्रैक्टिशनर एक्ट है दैट डजंट अलाउ टू यूज द मिसोप्रोस्टोल कॉम्बो पैक आफ्टर द 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. मतलब मैक्सिमम हम इस मेथड को कब तक यूज कर सकते हैं एमटीपी के अंदर? इट कैन बी यूज अप टू या मैक्सिमम ऑफ 9 वीक. बेस्ट सबसे रहता है अप टू 7 वीक तक, बट यू कैन यूज बियॉन्ड द 7 वीक अप टू द 9 वीक. 9 वीक तक आप इसको, 9 वीक तक आप इसको यूज कर सकते हो. दैट्स ऑल. अगला पॉइंट, एक मैंने कॉम्बो बताया था आपको मिसोप्रोस्टोल. ज्यादा डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की. नॉट इज सो इंपॉर्टेंट ऑल्सो. मिसोप्रोस्टोल प्लस टेमोक्सिफेन. टेमोक्सिफेन क्या है? टेमोक्सिफेन इज एंटी एस्ट्रोजन. इट्स ए एंटी एस्ट्रोजन ड्रग. टेमोक्सिफेन इज ऑल्सो यूज इन टू दी लाइक फॉर द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स. ब्रेस्ट कैंसर में भी कौन सा? एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड या हार्मोनल इंड्यूस्ड ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. बेसिकली इट इज ए लाइक हार्मोनल सेंसिटिव है या हार्मोनल इंड्यूस्ड कैंसर है या नॉन हार्मोनल इंड्यूस्ड कैंसर है. तो इन केस ऑफ एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड कैंसर देन वी कैन यूज द फीमेल टेमोक्सिफेन थेरापी. उस फीमेल के लिए, उस कैंसर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज दी टेमोक्सिफेन थेरापी. यहाँ पे टेमोक्सिफेन हम यूज कर रहे हैं एंटी एस्ट्रोजन के रूप में टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी के लिए 2 हार्मोन सबसे ज्यादा एसेंशियल होते हैं. नंबर 1 प्रोजेस्टेरोन एंड नंबर 2 एस्ट्रोजन हार्मोन. सो दिस ड्रग विल डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन.
सिमिलरली अलोंग विद दैट हम प्रोस्टाग्लैंडिन तो यूज कर ही रहे हैं। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? PGE1। फाइन। चलिए एक और कॉम्बो ड्रग्स के बारे में मैंने आपको, एक तो मेफिप्रिस्टोन प्लस मिजोप्रोस्टोल पढ़ाया मैंने आपको, एक मैंने आपको मिजोप्रोस्टोल प्लस टैमोक्सिफेन के बारे में जिक्र किया, एक मैंने आपको बोला था नाम कि मिजोप्रोस्टोल प्लस मेथोट्रैक्सेट, मिजोप्रोस्टोल प्लस मेथोट्रैक्सेट। ये मेथोट्रैक्सेट क्या है? मेथोट्रैक्सेट इज ए बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग, या आप ऐसा बोल सकते हो एंटी फोलिक एसिड ड्रग, एंटी फोलिक एसिड ड्रग या एंटी कैंसर ड्रग। व्हाट इज द डोज ऑफ मेथोट्रैक्सेट हियर टू यूज? 50 mg per meter square, 50 mg per meter square. This methotrexate is basically used based on the total body surface area, that is called TBS. इसको आप टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अनुसार भी दे सकते हो। यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, लाइक 1 mg per kg बॉडी वेट, आप उस हिसाब से भी इसको दे सकते हो। सो दैट इज द डोजेज ऑफ मेथोट्रैक्सेट। नाउ सो गाइज, ये थी डिफरेंट मेडिकल मेथड्स। इसमें सबसे फेमस मेडिकल मेथड था मेफिप्रिस्टोन प्लस मिजोप्रोस्टोल कॉम्बो। तो ये अलग अलग, जैसे सपोज जैसे टेबलेट का जो स्ट्रिप आता है, डे 1 पे आपको यहाँ पे लिखा होगा 1, तो डे 1 पे आपको ये लेना है मेफिप्रिस्टोन। ऑन डे 3 आफ्टर 48 आवर्स, ऑन डे 3 फीमेल विल टेक दी मिजोप्रोस्टोल। और मिजोप्रोस्टोल के अंदर क्या बताया गया वहां पे? मिजोप्रोस्टोल का एक टेबलेट जो होता है वो 200 माइक्रोग्राम का होता है। डॉक्टर्स जनरली सजेस्ट करते हैं एटलीस्ट 400 माइक्रोग्राम को एक साथ लेने के लिए। हमें फीमेल को एडवाइस करना है कि शुड गो फॉर दी ट्रांसवेजाइनल रूट। स्पीड अच्छा होगा अब्जॉर्प्शन का, ड्रग का इफेक्टिवनेस अच्छा होगा, अबॉर्शन की प्रोसेस है वो जल्दी स्पीड अप पकड़ेगी। तो 400 माइक्रोग्राम, अगर 400 माइक्रोग्राम से सपोज कीजिए इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन नहीं हुआ, शी कैन रिपीट द ड्रग ऑन द नेक्स्ट डे अनदर 400 माइक्रोग्राम। मैक्सिमम आप 800 माइक्रोग्राम फीमेल को दे सकते हो। अगर आपने ड्रग को ज्यादा दिया, शी कैन गो इनटू हाइपोवोलेमिक शॉक, उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है। आपने ड्रग दिया, इफेक्ट नहीं किया, 800 देखी माइक्रोग्राम के बाद में आपने सोचा अबॉर्शन तो नहीं हुआ, बट वो ड्रग जब अपने पीक लेवल पे, उसकी जब बायो अवेलेबिलिटी जब बढ़ेगी, वो पीक लेवल पे पहुंचेगी, इट विल कॉज सीवियर कॉन्ट्रैक्शन एंड हैवी ब्लीडिंग। तो उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट, ये थी रिगार्डिंग द मेडिकल मेथड्स। अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे गाइज मेडिकल मेथड्स के अंदर। मैंने आपको थोड़ा सा कार्बोप्रोस्ट के बारे में भी बताया था शुरुआत के अंदर ही अभी, कि कार्बोप्रोस्ट का कितना डोज होता है, कार्बोप्रोस्ट फीमेल की बॉडी में कहां से रिलीज होता है, कितना डोज देते हैं, कितना रिपीट कर सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कार्बोप्रोस्ट होती है, दैट इज द मिथाइल PGF2 अल्फा, वो ड्रग बेसिकली 12 वीक के बाद में यूज करनी चाहिए अबॉर्शन के लिए। 12 वीक के बाद में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शन की वो एक मेथड होती है। चलिए ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ड्रग्स में हम लोग चले हाथ एक चीज और पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। वी कैन यूज दी हाइपरटोनिक, हम ऐसा बोल सकते हैं इंस्टिलेशन। ये मेथड आउटडेटेड है, यूजुअली नहीं करते हैं, फिर भी जस्ट फॉर द नेम सेक आपको मैं बता रहा हूं। दैट इज द इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक saline, that is the 20% 20% hypertonic saline 20% और hypertonic यूरिया सॉल्यूशन, उसका कंसेंट्रेशन कितना होगा? 40% कंसेंट्रेशन। सो यू कैन इंस्टिल, जो यूट्राइन कैविटी है, उस यूट्राइन कैविटी के अंदर, उस एमनियोटिक कैविटी में हम इंस्टिल कर सकते हैं क्या चीज? सलाइन और यूरिया सॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या होगा? एक तो श्रिंकेज हो जाएगा कैविटी का, कैविटी विल बिकम श्रिंक, एमनियोटिक फ्लूइड एवरीथिंग, कैविटी विल श्रिंक, सेम टाइम डेथ ऑफ फीटस। ये बहुत ही क्रूअल टाइप का मेथड है, यूजुअली आउटडेटेड है, नाउडेज नेवर सीन इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल्स फॉर यूजिंग दी this method. So that is the this method name is hypertonic instillation of saline और यूरिया solution. चलिए ये भी एक ड्रग्स के रिलेटेड मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी सर्जिकल मेथड के बारे में। लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग दी सर्जिकल मेथड्स फॉर दी
इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन या फॉर इंड्यूसिंग दी अबॉर्शन। देखिए, अगर अबॉर्शन को परफॉर्म करना है बिटवीन 7 to 9 बिटवीन 8 to 12 वीक या अप टू 15 वीक 15 वीक तक, मतलब 8वें वीक से लेके 15वें वीक के बीच में 15th वीक के बीच में अगर आपको अबॉर्शन करना है और एमटीपी करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया था सक्शन इवैक्यूएशन। चलिए बात करते हैं सक्शन इवैक्यूएशन। क्या करते हैं सक्शन इवैक्यूएशन के अंदर? सक्शन इवैक्यूएशन में बेसिकली सक्शन इवैक्यूएशन और दूसरा एक मेथड आया था MVA, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन एंड सक्शन इवैक्यूएशन में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। सक्शन इवैक्यूएशन के अंदर हम एक कैनुला यूज करते हैं जिसका नाम है कारमान कैनुला। क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं? कारमान कैनुला यूज कर रहे हैं। कारमान कैनुला लाइक दिस, आगे से थोड़ा सा ब्लंट होता है। तो बेसिकली ओके, तो देर आर टू स्पेस यहां पे, जैसे सपोज कीजिए जो हमारी बांसुरी होती है उस तरीके का यहां पे स्पेस है, तो दिस इज द व्हीसल स्पेस, हम इसको बोलते हैं व्हीसल। ऑलराइट, ऐसा ही यहां पर भी होता है। तो ये होल बने हुए हैं, जैसे बांसुरी में छोटे छोटे होल होते हैं, इस तरीके से जो भी मटेरियल है, अब जब यूट्राइन कैविटी में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो भी मटेरियल होगा वो यहां से ये सक करता रहेगा और आगे इसके पीछे रहता है सक्शन कैथीटर, तो या सक्शन ट्यूबिंग लगी रहती है, सॉरी। तो ये जो कारमान कैनुला होता है, इस कैनुला में हम कितना प्रेशर यूज करते हैं, कितना वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो द प्रेशर इज अराउंड 60 to 80 mm ऑफ Hg। प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द प्रेशर यूज फॉर द कारमान कैनुला, दैट इज द 60 to 80 mm ऑफ Hg। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ वैक्यूम। इस वैक्यूम की वजह से क्या होगा, यूट्राइन कैविटी में जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पर हम अब जो हमारा प्रोसीजर है वो सक्सेसफुल हो रहा है? सबसे पहले वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड को ये सक करेगा, धीरे धीरे इसी कैनुला इसी पाइप के अंदर आने लग जाएंगे क्या चीज, फीटल प्रोडक्ट्स या जो भी कंसेप्चुअल टिश्यूज हैं वो वहां पर आने लग जाएंगे। इसका मतलब स्लोली इट इज एस्पिरेटिंग ऑल दी प्रोडक्ट। ओके, जो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन था, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, उसमें क्या यूज कर रहे थे हम लोग? उसमें एक 60 ml सिरिंज यूज कर रहे थे। उस सिरिंज के अंदर हम लोग लगभग इतना ही पीछे से प्रेशर दे रहे थे, तो वो सिरिंज जब हम पीछे पुल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, यूट्राइन कैविटी में वैक्यूम बनेगा और प्रोडक्ट हम लोग एस्पिरेट कर सकते हैं। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन की सिरिंज वाला जो सिस्टम है, ये रूरल एरियाज में या जहां पर ये कारमान कैनुला वगैरह अवेलेबल नहीं होता वहां पर यूज किया जाता है। कारमान कैनुला आगे से थोड़ा सा ब्लंट होता है, मतलब इसकी लाइक इंजुरी के चांसेस थोड़े कम होते हैं। क्या कैनुला की साइज अलग अलग आती है? यस, कारमान कैनुला इट हैव ए डिफरेंट साइज। हम कौन सी साइज कब यूज करेंगे? साइज ऑफ द कैनुला विल डिपेंड अपॉन द वीक ऑफ गेस्टेशन। तो कैनुला का साइज किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन वीक ऑफ गेस्टेशन, कि कौन से वीक की प्रेगनेंसी है ये। सपोज लाइक इफ 12 वीक प्रेगनेंसी, then the size of the cannula will be 12 size cannula. If like 13 week pregnancy, फिर भी हमें वहां पर इवन नंबर का कैनुला यूज करना है हमेशा, नोट द ओड नंबर। इन दिस सिचुएशन आपको एक माइनस करना पड़ेगा, सेम लाइक 12 साइज कैनुला लाइक दिस। सो दिस इज द साइज ऑफ द कैनुला जो हमें यूज करना है। बेसिकली जितने वीक का गेस्टेशन है उतने ही नंबर का कैनुला यूज होता है। ये जो कारमान कैनुला है इसकी साइज होती है 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm। ऐसा नहीं होता कि 7, 9 या 11 हो। इवन नंबर मोस्टली यूज होते हैं। ओड नंबर है तो प्रेगनेंसी का अगर ओड नंबर है लाइक 9 वीक प्रेगनेंसी है तो हम 8 mm का कैनुला यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग दी सक्शन इवैक्यूएशन। कौन सा कैनुला यूज किया हमने? कारमान कैनुला। प्रेशर कितना यूज किया हमने? 60 to 80 mm ऑफ Hg। अगर ऑप्शन में आपको 60 mm ऑफ Hg भी मिल रहा है, ऑप्शन में अगर आपको 80 mm ऑफ Hg भी मिल रहा है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज दी 60 mm ऑफ Hg फर्स्ट।
इसी को ही आपको डेफिनेटली यूज रखना है, माइंड में रखना है, 60 mm of Hg. ऑल राइट, दैट इज अबाउट दी सक्शन इवाक्वेशन. गाइज, सक्शन इवाक्वेशन का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? देखिए, सक्शन इवाक्वेशन अगर हम करेंगे और बाय मिस्टेक अगर प्रेशर बढ़ गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? इसकी वजह से यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है. इट कैन कोज यूट्राइन perforation. It can cause uterine perforation like laceration, heavy bleeding, like this. तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सक्शन इवाक्वेशन के. सक्शन इवाक्वेशन में जब आप सक्शन कर रहे हो, प्रोडक्ट पूरे बाहर आ रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? हाउ द डॉक्टर विल नो दैट द एंटायर प्रोडक्ट्स आर एक्सपेल्ड आउट, सारे प्रोडक्ट बाहर आ गए हैं? अगर कैनुला में बाद में लाइक हाफ एन आवर प्रोसीजर के बाद में अगर एयर बबल्स आने लग जाएं, क्या आने लग जाएं? एयर बबल्स, बुलबुले आने लग जाएं हवा के, इसका मतलब अब यूट्राइन कैविटी वैकेंट हो चुकी है, द प्रोडक्ट इज रियली एक्सपेल्ड आउट. सो दैट इज लाइक एक थोड़ा सा ट्रिक है पता करने का कि हमारा प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ. एनीवे, एंड ऑफ द डे जब प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होगा, द डॉक्टर विल परफॉर्म द यूएसजी. अगेन द डॉक्टर विल रिपीट द अल्ट्रासोनोग्राफी टू कंफर्म द कंप्लीट अबॉर्शन. इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट अबॉर्शन. गाइज, आपने पेशेंट को मीजोप्रोस्टोल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, डे 3 पे मैक्सिमम डोज 800 माइक्रोग्राम दिया था. उस केस में भी याद रखना, मैं भूल गया था, स्किप हो गया था मेरे माइंड से, कि मीजोप्रोस्टोल अगर आपने टेक्निक यूज किया है, वहां पर भी डे 15 पे, मतलब अबॉर्शन इंड्यूस करने के 2 वीक बाद में, ऑन डे 15 द डॉक्टर विल परफॉर्म द अल्ट्रासोनोग्राफी. मतलब 15वें दिन डॉक्टर वहां पर भी अल्ट्रासोनोग्राफी करता है. क्या कंफर्म करने के लिए? कंप्लीट अबॉर्शन हुआ या नहीं हुआ. मतलब 2 वीक तक डॉक्टर कुछ नहीं करता, पेशेंट को मीजोप्रोस्टोल वगैरह दिया कि आपको इतना अमाउंट में ऐसे ऐसे ब्लीडिंग होगा, अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है 2 दिन से ज्यादा या 3 दिन से ज्यादा तो आपको मेरे पास आना है. अगर 3 या 4 दिन तक ब्लीडिंग होता है, वो बंद हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 वीक के बाद में, 2 सप्ताह बाद में मेरे पास आना है. हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे ये देखने के लिए कि कोई प्रोडक्ट अंदर तो नहीं रह गया है. ऑलराइट, तो अल्ट्रासाउंड करना ही करना है, अदरवाइज वो सेप्टिक अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दिस सक्शन इवाक्वेशन कंप्लीटली. अगर सक्शन इवाक्वेशन में, हाँ एक और चीज, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज और सक्शन इवाक्वेशन दोनों ही कंडीशन में, अगर कि जैसे सपोज एक पेशेंट का आप कर रहे हो डायलेटेशन एंड इवाक्वेशन, एक पेशेंट का आप कर रहे हो सक्शन इवाक्वेशन, मतलब एक पेशेंट का आप कर रहे हो डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, दूसरे पेशेंट का आप कर रहे हो सक्शन इवाक्वेशन. मेरा पेशेंट जो कि पेशेंट नेम इज ए, उसको सक्शन इवाक्वेशन की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, और दूसरा पेशेंट जिसको डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज हो रहा है, पेशेंट बी, उसको भी ब्लीडिंग हो रहा है. अब क्या करोगे गाइज? जिसका डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज हुआ है, आप उस केस में अगर ब्लीडिंग है तो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है. यू हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट. आप वहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर लगा सकते हो पैड के द्वारा, बस ऑब्जर्व करना है. बट अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है किसमें? सक्शन इवाक्वेशन में, हमें इमीडिएटली लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटोमी करना पड़ सकता है, मतलब हमें ओपन करना पड़ सकता है. रीजन, बिकॉज सक्शन इवाक्वेशन में ये जो कैनुला होती है, ये कई बार बहुत हैवी तरीके से टिश्यूज को रप्चर कर देती है. मैंने लिखा है ना, लेसरेशन या यूट्राइन परफोरेशन. तो ये हमें प्लीज ध्यान में रखना है कि सक्शन इवाक्वेशन जितना इजी है उतना डेंजरस भी है. राइट, अब बात करते हैं एक और दूसरा हमारा मेथड था डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज. डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज में क्या होगा? डायलेटेशन का मतलब हमने पहले उसको डायलेट किया. किससे डायलेट किया? हेगार डायलेटर से. आपने हेगर डायलेटर से डायलेट किया, और उसके बाद में क्यूरेटेज के लिए आपने क्या यूज किया? वहां पर आपने ओवम फोर्सेप्स यूज किया. तो मेथड का क्या नाम था? द मेथड नेम इज डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज. सो डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज में क्या हुआ? फर्स्ट सर्वाइकल डायलेशन, देन क्यूरेटेज बाय ओवम फोर्सेप्स. तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यहां पर यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दी ओवम forceps. So with the help of ovum forceps we have to
क्योर और वी हैव टू क्लीन आउट एंटायर यूट्राइन कैविटी। तो ये था डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। यहां पर आपको एक पॉइंट बता देता हूं, एक पेशेंट आपसे कॉमन क्वेश्चन कर सकता है कि जब आप डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज करोगे, मतलब हेगार डायलेटर को यूज करोगे, सर्वाइकल डायलेशन में हमने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया था? हेगार डायलेटर। कौन सा डायलेटर यूज कर रहे हैं? हेगार डायलेटर। और बाद में ओवम फोर्सेप्स के द्वारा प्रोडक्ट को बाहर एक्सपेल्ड आउट कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन आपसे पेशेंट ये पूछ सकता है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या पेशेंट को डिस्कंफर्ट होगा? पेशेंट विल हैव द डिस्कंफर्ट और नॉट? ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि क्या रियल में पेशेंट को डिस्कंफर्ट होगा? सो आपका आंसर होगा वेरी रेयर। मतलब पेशेंट को क्या डिस्कंफर्ट या पेन होगा? आपका आंसर है वेरी रेयर। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, आप डायलेटर यूज कर रहे हो, आप कैनुला यूज कर रहे हो, फोर्सेप्स यूज कर रहे हो, क्या पेशेंट को डिस्कंफर्ट नहीं होगा? वेरी रेयर, बिकॉज दे आर यूजिंग द डॉक्टर इज यूजिंग दी एनेस्थीसिया। डॉक्टर क्या यूज कर रहे हैं? एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं। कौन सा एनेस्थीसिया डॉक्टर्स यूज करते हैं? ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। दे आर यूजिंग दी लोकल एनेस्थीसिया। लोकल में भी स्पेसिफिक अगर आप नाम याद रखो तो पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया, पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया। सो to prevent the discomfort, the doctors will usually administer the paracervical local anesthesia, then only they will perform the procedure। मतलब यहां पर जनरल एनेस्थीसिया का जरूरत नहीं होता है, they will not perform the general anesthesia। ये इतना बड़ा प्रोसीजर भी नहीं है, जस्ट डिस्कंफर्ट को रोकने के लिए आपने पैरासर्वाइकल एनेस्थीसिया दिया, लोकल लिग्नोकेन दिया, देन यू हैव इंसर्टेड द डायलेटर और ओवम फोर्सेप्स और सक्शन कैनुला, दैट्स इट। तो गाइज बाय दिस we have ended up the point of induced abortion या MTP। हमने यहां पर MTP के बारे में पढ़ा। MTP में हमने पढ़ा कि what is MTP, what is the meaning of MTP, medical termination of pregnancy। MTP कब आया था इंडिया के अंदर, कब इंप्लीमेंट हुआ, रिवाइज कब हुआ, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। उसके बाद MTP, हु कैन परफॉर्म द MTP, कौन सा डॉक्टर एलिजिबल होता है MTP के लिए। फिर हमने डिस्कस किया कि वेयर टू परफॉर्म द MTP, हम कहां करवा सकते हैं MTP, अबॉर्शन को कहां करवा सकते हैं, कौन से हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड कि अगर 12 वीक से पहले है, 12 वीक से पहले अगर MTP करना है तो कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन जरूरी होता है, 12 वीक के बाद में है तो कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन जरूरी होता है। फिर हमने डिस्कस किया कंसेंट फॉर MTP कि क्या पेपर वर्क होता है। तो पेपर वर्क में या कंसेंट में वहां पर अगर मदर की एज 18 साल से कम है तो लीगल गार्जियन वहां पर कंसेंट देंगे। अगर 18 साल से ऊपर है, मोर देन 18 ईयर ऑफ एज, इफ द फीमेल इज हैविंग हर हस्बैंड और शी कैन गिव द सेल्फ कंसेंट। अगर कई बार ऐसा डायलामा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि द फीमेल इज रेडी फॉर अबॉर्शन एंड शी हैज गिवन द सिग्नेचर बट द हस्बैंड इज नॉट विलिंग, तो हस्बैंड का ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं होती है, फीमेल ओपिनियन इज इनफ। अब अगला पॉइंट, क्या क्राइटेरिया होते हैं MTP के। तो क्राइटेरिया में मैंने आपको अलग अलग पॉइंट्स बताए, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर, पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हाई रिस्क की प्रेगनेंसी फॉर द आइदर मदर और द बेबी, रेप विक्टिम, अदर देन दैट आई टोल्ड लाइक वेरी सीवियर मेंटल स्ट्रेस या मेंटल इलनेस ऑफ द मदर लाइक पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जो कि क्राइटेरिया होते हैं किस चीज के लिए, MTP के लिए। ओके, उसके बाद में हमने MTP की मेथड्स के बारे में पढ़ा, मेडिकल मेथड्स जहां पे मैफीप्रिस्टोन, मीजोप्रोस्टोल ये सब कुछ आए हमारे पास में, टेमोक्सिफेन के बारे में पढ़ा, मेथोट्रैक्सेट के बारे में पढ़ा। हमने अप टू 7 वीक तक पढ़ा कि हम मेडिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं। 12 वीक के बाद में भी हम दोबारा से प्रोस्टाग्लैंडिन यूज कर सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा होता है, कार्बोप्रोस्ट होता है, दैट इज द 15 मिथाइल PGF2 अल्फा। क्या साइड इफेक्ट होता है उसका, डायरिया होता है। फाइन, कार्बोप्रोस्ट नेचुरली कहां से रिलीज होता है, मायोमेट्रियम